नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी में उतर रहे हैं जिनका नाम मुझे लगता है भारत के हर कोने में गूंजता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और साथ ही हम उनकी मशहूर आत्मकथा अग्नि की उड़ान यानी विंग्स ऑफ फायर, उसके पन्नों को भी पलटेंगे, गहराई से देखेंगे। जी बिल्कुल। ये एक ऐसी कहानी है जो हमेशा प्रेरणा देती है। हमारे पास जानकारी के कई स्रोत हैं, कुछ लेख हैं, किताब की समीक्षाएं हैं, विकिपीडिया से भी कुछ जानकारी ली है, और हाँ, डॉक्टर कलाम की अपनी वेबसाइट से प्रस्तावना भी है। हाँ, काफी सामग्री है हमारे पास। तो हमारा मकसद ये है कि इन सब स्रोतों से निकालकर हम समझें कि डॉक्टर कलाम की रामेश्वरम की वो जो तंग गलियां थीं, वहां से लेकर भारत के मिसाइल मैन बनने और फिर राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने की यात्रा कैसी रही। उनके संघर्ष, उनकी सफलताएं, उनके विचार और खासकर वो वैज्ञानिक उपलब्धियां जिन्होंने भारत को कह सकते हैं एक नई दिशा दी। तो चलिए इस यात्रा को परत दर परत खोलते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं उनके बचपन से। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु का रामेश्वरम, एक छोटा सा द्वीप कस्बा। एक साधारण तमिल मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ उनका। हाँ, उनके पिता जैनुलाब्दीन, जैसा आपने बताया, बहुत औपचारिक शिक्षा नहीं थी उनकी, पर समझदार व्यक्ति थे, नावों के मालिक थे और स्थानीय मस्जिद के इमाम भी। और माँ आशियामा एक सीधी साधी, बहुत ही नेक गृहिणी थी। माहौल काफी सादा था, आध्यात्मिक भी था। और अग्नि की उड़ान में भी इस बात का जिक्र है कि परिवार की आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। बिल्कुल। डॉक्टर कलाम खुद लिखते हैं कि बचपन में जरूरत की हर चीज मिली, खाना, दवा, कपड़े, ये सब था, लेकिन जो गैर जरूरी ऐशो आराम होता है वो नहीं था। घर का माहौल ऐसा था, और इसी माहौल में उनके माता पिता ने उनमें अनुशासन, ईमानदारी, कड़ी मेहनत, ये सारे गुण भरे। और यही चीजें आप देखिए आगे चलकर उनकी शख्सियत की बुनियाद बनी। हाँ, और ज्ञान की प्यास तो बचपन से ही थी उनमें। बहुत ज्यादा। और उनके पिता के खुले विचारों का, उनकी समझदारी का उन पर बहुत गहरा असर पड़ा। बचपन के कुछ किस्से भी हैं जो बताते हैं कि मेहनत करना उन्होंने कितनी छोटी उम्र में सीख लिया था। हाँ, वो अखबार बांटने वाला किस्सा, अपने चचेरे भाई शमसुद्दीन के साथ मिलकर अखबार बांटते थे। और ये दूसरे विश्व युद्ध के समय की बात है, जब इमली के बीजों की मांग अचानक बढ़ गई थी। हाँ, तो उन्होंने वो बीज इकट्ठे करके बेचे। रोज का करीब 1 आना कमा लेते थे। कहते उन्हें अपनी इस पहली कमाई पर बड़ा गर्व महसूस होता था। और एक और किस्सा है जब युद्ध के कारण रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन रुकना बंद हो गई थी। जी, तो चलती ट्रेन से अखबारों के बंडल फेंके जाते थे और वो शमसुद्दीन की मदद करते थे उन बंडलों को पकड़ने में। ये छोटी छोटी चीजें उन्हें जमीन से जोड़े रखती थी, मुझे लगता है। उनकी शुरुआती पढ़ाई रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल में हुई, फिर रामनाथपुरम के श्वार्ट्स हाई स्कूल गए। स्कूल का एक वाकया है जो अक्सर सुनाया जाता है और शायद उस समय के समाज की एक झलक भी देता है। हाँ, वो 5वीं क्लास वाला किस्सा। एक नई टीचर आए थे क्लास में। उन्होंने देखा कि कलाम, जो टोपी पहनते थे, अपने सबसे अच्छे दोस्त रामानंद शास्त्री के पास बैठे हैं। रामानंद जनेऊ पहनते थे क्योंकि वो मंदिर के मुख्य पुजारी के बेटे थे। अच्छा। तो टीचर को ये ठीक नहीं लगा। उन्होंने कलाम को पीछे की बेंच पर बैठने को कह दिया। जाहिर है दोनों दोस्तों को ये बात बहुत बुरी लगी। जाहिर है। बहुत दुखी हुए वो। और फिर इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई? जब ये बात रामानंद के पिता लक्ष्मण शास्त्री जी को पता चली, जो न सिर्फ रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी थे बल्कि कलाम के पिता के अच्छे दोस्त भी थे, तो वो फौरन स्कूल गए। उन्होंने उस टीचर को बुलाया और जैसा कि पढ़ने में आता है, बहुत साफ शब्दों में समझाया कि बच्चों के मन में इस तरह का सामाजिक भेदभाव और नफरत का जहर घोलना बिल्कुल गलत है। कड़ी चेतावनी दी उन्हें। ये दिखाता है कि उस माहौल में भी सांप्रदायिक सौहार्द की जड़ें थीं। बिल्कुल। और एक और शिक्षक जिनका जिक्र जरूरी है, वो थे उनके विज्ञान के टीचर शिवर सुब्रमण्यम अय्यर। उनका कलाम पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वो खुद एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन सोच उनकी बहुत आगे की थी। सामाजिक बंधनों को तोड़ने में यकीन रखते थे। हाँ, उन्होंने ही तो कलाम को पक्षियों के उड़ने का विज्ञान समझाया था। जी, और उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। अय्यर जी ने ही उन्हें कहा था कि अपनी पहचान बनाने के लिए तुम्हें इन सामाजिक दायरों और मुश्किलों से ऊपर उठना होगा। वो किस्सा भी है जब अय्यर जी ने कलाम को अपने घर खाने पर बुलाया था। हाँ, उनकी पत्नी शुरू में थोड़ी हिचकिचाई थी एक मुस्लिम लड़के को अपनी रसोई में खाना खिलाने से, पर अय्यर जी खुद कलाम के साथ बैठे, खाना परोसा। बाद में उनकी पत्नी ने भी खुद परोसा। ये छोटे छोटे अनुभव थे, पर बहुत बड़ी सीख दे रहे थे। बिल्कुल, यहीं से शायद वो सोच बनी जिसने उन्हें वो मशहूर बात कहने की प्रेरणा दी,
सपने वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं। सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने ही न दें। हाँ, उनके बचपन के ये अनुभव साफ तौर पर इस सोच की नींव रखते नजर आते हैं। खैर, स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई, फिर आगे की पढ़ाई के लिए वे त्रिची गए, सेंट जोसेफ कॉलेज। जी, वहाँ उन्होंने फिजिक्स में बीएससी की, पर उन्हें जल्दी ही यह एहसास हो गया कि फिजिक्स मतलब वो उनका विषय नहीं है। उनका असली पैशन, असली जुनून तो इंजीनियरिंग में था। हाँ, और खास तौर पर एरोनॉटिक्स में। विमान बनाने का विज्ञान, वो बचपन का सपना, पक्षियों को उड़ते देखने वाला। बिल्कुल। और इस सपने को पूरा करने के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लेना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। चुनौती मतलब पैसों के लिहाज से? हाँ, मुख्य रूप से आर्थिक चुनौती। दाखिला तो मिल गया, लेकिन फीस भरना मुश्किल था। पिता के पास पूरे पैसे नहीं थे। तब उनकी बड़ी बहन जोहरा आगे आईं। उन्होंने अपने सोने के कंगन और चेन गिरवी रख दिए ताकि भाई की पढ़ाई न रुके। ये तो बहुत बड़ा त्याग था। बहुत बड़ा। अग्नि की उड़ान में इस बात का जिक्र बहुत भावुक तरीके से किया गया है। ये त्याग कलाम साहब के दिल में हमेशा एक खास जगह रखता था। और उन्होंने खूब मेहनत की, स्कॉलरशिप हासिल की, और कहते हैं सबसे पहले अपनी बहन के वो गहने छुड़वाए। MIT में उनकी मुलाकात कुछ बेहतरीन शिक्षकों से हुई। प्रोफ स्पॉन्डर, प्रोफ पंडलाई, प्रोफ नरसिंह राव। जी, प्रोफ स्पॉन्डर ने उन्हें टेक्निकल एरोडायनामिक्स सिखाया, मतलब हवा में विमान कैसे स्थिर रहता है, कैसे उड़ता है, उसका गहरा विज्ञान। प्रोफ पंडलाई ने एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चरल डिजाइन सिखाया। वहां 2 पुराने विमान भी रखे थे जिनसे उन्हें बहुत लगाव था, एक सुपरसोनिक टारगेट एयरक्राफ्ट और एक डे हैविलैंड वैम्पायर। वो घंटे उनके पास बैठकर उनके पुर्जों को समझने की कोशिश करते थे। उड़ान की प्रेरणा शायद वहीं से और मजबूत हुई। और एक और किस्सा है MIT के फाइनल ईयर का, वो प्रोजेक्ट वाला। हाँ, वो बहुत अहम घटना है। उन्हें एक प्रोजेक्ट मिला था, कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लड़ाकू विमान का डिजाइन तैयार करना। उनके गाइड थे प्रोफेसर श्रीनिवासन, जो MIT के डायरेक्टर भी थे। वो कलाम के काम की धीमी रफ्तार से कुछ नाखुश थे। अच्छा। उन्होंने कलाम को सिर्फ 3 दिन का वक्त दिया डिजाइन पूरा करने के लिए, और ये भी कहा कि अगर डिजाइन पूरा नहीं हुआ तो उनकी स्कॉलरशिप रोक दी जाएगी। अरे, ये तो बहुत बड़ा दबाव था। स्कॉलरशिप के बिना तो पढ़ाई रुक जाती। बिल्कुल। कलाम के लिए ये करो या मरो वाली स्थिति थी, पर उन्होंने चुनौती स्वीकार की। बताते हैं कि अगले 3 दिन वो लगभग सोए नहीं, ठीक से खाया पिया भी नहीं, बस काम करते रहे। और नतीजा? तीसरे दिन सुबह जब प्रोफेसर श्रीनिवासन देखने आए तो डिजाइन लगभग तैयार था। उन्होंने डिजाइन देखा, कुछ पल चुप रहे और फिर कलाम को गले लगा लिया। बाद में उन्होंने कहा, मैं जानता था कि मैं तुम पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा हूं और ये समय सीमा लगभग नामुमकिन है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना अच्छा काम कर पाओगे। ये दिखाता है कि दबाव में कलाम का बेहतरीन प्रदर्शन निकल कर आता था। इंजीनियरिंग पूरी हो गई, अब करियर का चुनाव। 2 मुख्य रास्ते थे उनके सामने। हाँ, एक तो भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, और दूसरा रक्षा मंत्रालय का तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय DTDNP, जो आज के DRDO का ही एक अंग था तब। उनका पहला प्यार तो उड़ान ही था, तो जाहिर है वायुसेना पहली पसंद रही होगी। बिल्कुल। वो देहरादून गए एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू के लिए पूरी तैयारी के साथ। कुल 25 उम्मीदवार थे वहां। 8 को चुना जाना था पायलट के लिए। कलाम का नंबर आया 9वां। ओह, बस एक पायदान से चूक गए। हाँ, ये उनके लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था, सपना टूटने जैसा। वो इतने निराश हुए कि ऋषिकेश चले गए। ऋषिकेश? हाँ, गंगा किनारे घूमते घूमते शिवानंद आश्रम पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात हुई स्वामी शिवानंद से। कलाम ने उन्हें अपनी निराशा बताई, एयरफोर्स में ना चुने जाने की बात कही। ये मुलाकात उनके जीवन में काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। स्वामी जी ने क्या कहा उनसे? स्वामी शिवानंद ने उन्हें शांत किया और समझाया। उन्होंने कहा, इस असफलता को स्वीकार करो, तुम्हारी नियति कुछ और है। उन्होंने कहा, ये नाकामी शायद इसलिए जरूरी थी ताकि तुम अपने जीवन के असली मकसद को पहचान सको। तुम पायलट बनने के लिए नहीं बने हो, तुम्हारा रास्ता कुछ और है। वो अभी साफ नहीं है, पर वो तय है। इसे भूल जाओ और अपने तय रास्ते पर आगे बढ़ो। इन शब्दों ने जरूर उन्हें बहुत हिम्मत दी होगी। बिल्कुल। उन्हें एक नई दिशा मिली, एक तरह की मानसिक शांति मिली। इस अनुभव के बाद वो दिल्ली लौटे। दिल्ली आकर उन्होंने DTDP एयर में अपने इंटरव्यू का नतीजा पता किया। वहां उनका चयन हो गया था। तो नियति ने अपना रास्ता चुनी लिया था। हाँ, कह सकते हैं। 1958 में उन्होंने सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के तौर पे नौकरी शुरू की।
तनख्वाह थी 250 रुपये महीना। यहाँ उन्होंने एक सुपरसोनिक टारगेट एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन पर काम शुरू किया। बाद में उन्हें कानपुर भेजा गया, एयरक्राफ्ट एंड आर्मामेंट टेस्टिंग यूनिट में, जहाँ उन्होंने लड़ाकू विमानों के मूल्यांकन पर काम किया। ये उनके वैज्ञानिक करियर की एक तरह से असली शुरुआत थी। और फिर उनके करियर में एक बड़ा मोड़ आया जब वे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी इनकोस्पार से जुड़े। जी, इनकोस्पार, जो बाद में इसरो बना। और दिलचस्प बात यह है कि उनका इंटरव्यू खुद डॉक्टर विक्रम साराभाई ने लिया था। ओ, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर साराभाई ने उनकी प्रतिभा को फौरन पहचान लिया और यहीं से उनका रॉकेट साइंस की दुनिया में प्रवेश हुआ। उन्हें नासा जाने का मौका भी मिला था शायद। हाँ, डॉक्टर साराभाई ने ही उन्हें रॉकेट लॉन्चिंग की जो आधुनिक तकनीकें हैं उन्हें सीखने के लिए 6 महीने के प्रशिक्षण पर अमेरिका भेजा था। वो नासा के लैंगली रिसर्च सेंटर गए, वॉलप्स फ्लाइट फैसिलिटी गए। ये अनुभव उनके लिए बहुत सीखने वाला रहा और वहां से लौटकर वो भारत के अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में पूरी तरह से समर्पित हो गए। ये वही समय था जब भारत अपना पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बना रहा था, थुम्बा में। बिल्कुल, 1962 के आसपास की बात है ये। केरला में तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा नाम का एक छोटा सा मछुआरों का गांव, उसे चुना गया क्योंकि वो पृथ्वी की चुंबकीय भूमध्य रेखा के बहुत करीब था, जो रॉकेट साइंस के अध्ययन के लिए, ऊपरी वायुमंडल के अध्ययन के लिए बहुत अच्छी जगह मानी जाती है। और थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन TERLS की स्थापना में डॉक्टर कलाम की भूमिका बहुत अहम थी। बहुत ज्यादा। और शुरुआत भी तो बहुत दिलचस्प थी। हाँ, वो चर्च वाली कहानी। हाँ वही, शुरू में संसाधन बहुत कम थे, तो वहाँ का जो स्थानीय सेंट मैरी मैगडलीन चर्च था वही सेंटर का पहला ऑफिस बना। चर्च का जो प्रार्थना कक्ष था वो उनकी पहली प्रयोगशाला बन गया और बिशप साहब का कमरा उनका डिजाइन और ड्राइंग ऑफिस। कमाल है, मतलब इतने बड़े कार्यक्रम की शुरुआत इतनी विनम्र थी। बिल्कुल, स्थानीय बिशप की मदद से ये सब हुआ। ये दिखाता है कि कैसे मिलकर काम किया जा सकता है। और यहीं से भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV कार्यक्रम की नींव पड़ी, जिसका नेतृत्व डॉक्टर कलाम ने किया। हाँ, SLV-3 भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट जो सैटेलाइट को अंतरिक्ष में उसकी कक्षा तक ले जा सकता था। इसी प्रोजेक्ट पर काम करते हुए उन्हें मिसाइल मैन का नाम मिलना शुरू हुआ। हालांकि असल मिसाइलों पर उनका बड़ा काम इसके बाद शुरू हुआ, पर यहाँ से पहचान बननी शुरू हो गई थी। SLV-3 का सफर आसान नहीं था, जहां तक मुझे याद है। पहला प्रयास असफल रहा था। हाँ बिल्कुल, अगस्त 1979 में पहला परीक्षण लॉन्च फेल हो गया। उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद रॉकेट के दूसरे चरण के कंट्रोल सिस्टम में कुछ गड़बड़ी आ गई और वो नियंत्रण खोकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। ये पूरी टीम के लिए और खासकर प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर कलाम के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था। सालों की मेहनत थी उसमें। ऐसे में टीम का मनोबल बनाए रखना बहुत मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल, लेकिन यहाँ पर लीडरशिप का एक बेहतरीन उदाहरण सामने आता है। बिल्कुल। उस समय ISRO के चेयरमैन थे प्रोफेसर सतीश धवन। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो प्रोफेसर धवन ने असफलता की पूरी जिम्मेदारी खुद पर ले ली। उन्होंने मीडिया से कहा कि टीम बहुत काबिल है, उन्होंने बहुत मेहनत की है, लेकिन शायद मेरा नेतृत्व कहीं कमजोर रहा, पर मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है कि हम अगली बार जरूर कामयाब होंगे। ये तो कमाल की बात है। हाँ, डॉक्टर कलाम ने अपनी किताब में लिखा है कि उस दिन उन्होंने सीखा कि एक सच्चा लीडर विफलता को कैसे संभालता है और अपनी टीम को कैसे बचाता है। इस एक कदम ने पूरी टीम में नया जोश भर दिया। और फिर वो दिन आया जब उनकी मेहनत रंग लाई, 18 जुलाई 1980। जी, ऐतिहासिक दिन। SLV-3 ने श्रीहरिकोटा से सफल उड़ान भरी और 40 किलो के रोहिणी सैटेलाइट RS-1 को पृथ्वी की निचली कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। भारत के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बहुत बड़ी। भारत दुनिया का 7वां देश बन गया जिसके पास अपनी सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता थी, पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से। पूरे देश में जश्न का माहौल था। डॉक्टर कलाम को 1981 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इस सफलता के बाद 1982 में डॉक्टर कलाम की वापसी हुई DRDO में, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। हाँ, और उन्हें एक बहुत ही बड़े, बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का मुखिया बनाया गया, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMD। IGMD, इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना। ये बहुत बड़ा विजन था। इसके तहत एक साथ 5 तरह की मिसाइल प्रणालियों को विकसित किया जाना था।
पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग और अग्नि। 5 मिसाइलें एक साथ, ये तो बहुत बड़ा काम था। हाँ, पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाली, त्रिशूल और आकाश सतह से हवा में मार करने वाली, नाग एंटी टैंक मिसाइल और अग्नि मिसाइल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर थी। अग्नि मिसाइल, ये तो शायद डॉक्टर कलाम का एक विशेष सपना थी। इसमें क्या खास था? अग्नि का मकसद सिर्फ एक हथियार बनाना नहीं था, बल्कि टेक्नोलॉजी विकसित करना था, खासकर री एंट्री टेक्नोलॉजी। री एंट्री मतलब जब मिसाइल का मुख्यास्त्र वॉरहेड अंतरिक्ष से वापस वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वो अत्यधिक गर्मी और दबाव झेल सके और अपने लक्ष्य तक सटीकता से पहुंच सके। ये लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए बहुत जरूरी तकनीक है। अच्छा, अग्नि को भारत की प्रतिरोधक क्षमता यानी दुश्मन को हमला करने से रोकने की ताकत के लिए बहुत अहम माना जा रहा था। ये SLV-3 के अनुभव पर आधारित थी, लेकिन चुनौतियां कहीं ज्यादा थीं। और जहां तक मुझे याद है इसके लॉन्च में भी शुरू में दिक्कतें आई थी। हाँ, आई थी। 1989 में अग्नि के पहले 2 लॉन्च प्रयास आखिरी पलों में रोकने पड़े थे। कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। पहला प्रयास 20 अप्रैल को था, लॉन्च से सिर्फ 14 सेकंड पहले रोकना पड़ा। फिर 1 मई को दूसरा प्रयास, उसे भी रोकना पड़ा। टीम पर भारी दबाव था, मीडिया में आलोचना भी हो रही थी। लेकिन टीम ने और डॉक्टर कलाम ने हार नहीं मानी होगी। बिल्कुल नहीं, उन्होंने समस्याओं को समझा, उनमें सुधार किया और फिर से तैयारी की। डॉक्टर कलाम की लीडरशिप यहाँ फिर देखने को मिली। उन्होंने टीम का मनोबल बनाए रखा। आखिरकार 22 मई 1989 वो दिन आया जब अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। बहुत बड़ी। ये सिर्फ एक तकनीकी सफलता नहीं थी, ये भारत के वैज्ञानिक आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन गई। इसने भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों के कतार में खड़ा कर दिया जिनके पास इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी IRBM तकनीक थी। और इसी सफलता ने डॉक्टर कलाम को सचमुच मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में स्थापित कर दिया। और डॉक्टर कलाम की ये पूरी अद्भुत यात्रा, रामेश्वरम से लेकर अग्नि मिसाइल तक, उनके संघर्ष, उनकी कामयाबियां, उनकी सोच, ये सब हमें उनकी आत्मकथा अग्नि की उड़ान में पढ़ने को मिलता है। जी हाँ, विंग्स ऑफ फायर। इसे उन्होंने अपने साथी अरुण तिवारी के साथ मिलकर लिखा था और ये 1999 में प्रकाशित हुई। ये किताब सिर्फ एक जीवनी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। जैसा कि बहुत सी समीक्षाओं में कहा गया है, ये प्रेरणा का एक खजाना है, एक पावर हाउस है। किताब बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला इंसान अपने पारिवारिक मूल्यों, बचपन के संघर्षों, शिक्षा के प्रति लगन, कड़ी मेहनत, टीम वर्क के महत्व और अपने देश के लिए एक बड़े सपने के साथ कहां तक पहुंच सकता है। ये दिखाती है कि गरीबी या शुरुआती मुश्किलें किसी के सपनों को रोक नहीं सकती, अगर इरादा मजबूत हो। सही कहा, ये किताब खास तौर पे युवाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक गाइड की तरह है। ये सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर आप में लगन है, मेहनत करने का जज्बा है और खुद पर यकीन है, तो आप कोई भी मंजिल पा सकते हैं। किताब से ये एक बात याद आ रही है जो डॉक्टर कलाम कहते हैं। वो कहते हैं, सक्रिय रहो, जिम्मेदारी लो, जिन बातों पर आप विश्वास करते हैं उन पर काम करो। बिल्कुल, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपना भाग्य दूसरों के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हो। बिल्कुल। कितनी शक्तिशाली बात है ये, अपने भाग्य का नियंत्रण अपने हाथ में लो। किताब की भाषा कैसी है? क्या ये आम पाठक के लिए आसान है? हाँ, भाषा बहुत सरल रखी गई है। लिखने का अंदाज भी बहुत सीधा और दिल को छूने वाला है। अरुण तिवारी ने प्रस्तावना में लिखा भी है कि इस किताब को लिखना उनके लिए एक तीर्थ यात्रा जैसा था, क्योंकि उन्हें डॉक्टर कलाम के जीवन और विचारों को इतने करीब से जानने और समझने का मौका मिला। हाँ, कुछ पढ़ने वालों को शायद किताब के आखिर में जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स का तकनीकी ब्यौरा है वो थोड़ा लंबा या शायद दोहराव वाला लग सकता है। हाँ, ये कुछ समीक्षाओं में आया है, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो ये एक बेहद प्रभावशाली किताब है। इसका असर बहुत गहरा है। और इसकी लोकप्रियता का अंदाजा तो इसी बात से लगता है कि अंग्रेजी के अलावा इसका हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगाली और फिर चीनी, फ्रेंच, जर्मन, कोरियाई, जापानी समेत करीब 14 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ है। जी, इसने दुनिया भर में अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है। मिसाइल कार्यक्रम में उनकी शानदार कामयाबी और देश के प्रति उनके समर्पण को देखते हुए ये स्वाभाविक ही था कि उन्हें और बड़ी जिम्मेदारियां मिली। 2002 में डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। वैज्ञानिक राष्ट्रपति बने। उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सही मायनों में जनता के थे।
वो बेहद सरल, विनम्र थे। आम लोगों से, खासकर बच्चों और नौजवानों से वो बहुत आसानी से जुड़ जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके समय में राष्ट्रपति भवन आम लोगों के लिए पहले से कई ज्यादा खुला और सुलभ महसूस होता था। हाँ, वो लगातार स्कूलों, कॉलेजों का दौरा करते थे। बिल्कुल, छात्रों से मिलते थे, उनसे बातें करते थे, उन्हें बड़े सपने देखने और देश के लिए काम करने की प्रेरणा देते थे। उनका एक ही जुनून था, भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना। वो हमेशा इसी विजन की बात करते थे। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी वो रुके नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो फिर से अपने सबसे पसंदीदा कामों में लग गए, पढ़ाना, लिखना और लोगों से मिलना, खासकर युवाओं को प्रेरित करना। वो कई संस्थानों में विजिटिंग प्रोफेसर बन गए, जैसे IIM शिलोंग, IIM अहमदाबाद, IIM इंदौर, IISc बैंगलोर। और फिर 27 जुलाई 2015 का वो दुखद दिन आया। हाँ, वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे। विषय था रहने लायक पृथ्वी का निर्माण, क्रिएटिंग ए लिवेबल प्लैनेट अर्थ। तभी लेक्चर देते देते ही उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। वो 83 वर्ष के थे। अपने आखिरी पलों तक वो वही काम कर रहे थे जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था, ज्ञान बांटना और प्रेरणा देना। बिल्कुल, उनके जाने से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई थी। उन्हें विज्ञान और इंजीनियरिंग में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए 1997 में ही भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा जा चुका था। उससे पहले उन्हें पद्म भूषण 1981 और पद्म विभूषण 1990 भी मिल चुके थे। जी, डॉक्टर कलाम सिर्फ एक महान वैज्ञानिक या एक लोकप्रिय राष्ट्रपति नहीं थे। वो एक बेहतरीन इंसान थे, एक समर्पित शिक्षक थे और एक सच्चे देशभक्त थे। उनकी सादगी, उनकी मेहनत, उनकी सकारात्मक सोच, उनकी दूरदर्शिता, ये सब हमें हमेशा रास्ता दिखाते रहेंगे। उनकी कहानी ये साबित करती है कि हालात कैसे भी हों, असाधारण ऊंचाइयों को छूना बिल्कुल मुमकिन है। तो ये थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की असाधारण जीवन यात्रा। रामेश्वरम के एक छोटे से कस्बे से निकलकर विज्ञान और राष्ट्र सेवा के शिखर तक पहुंचने की कहानी, और जिसका एक आईना हमें उनकी किताब अग्नि की उड़ान में भी मिलता है। हाँ, और अगर उनके जीवन से कुछ सबसे जरूरी बातें सीखनी हो तो मुझे लगता है वो है बड़े सपने देखने की हिम्मत रखना। हाँ, उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जीपतोड़ मेहनत करना। बिल्कुल। असफलताओं से घबराना नहीं, बल्कि उनसे सीखकर और ज्यादा मजबूत होकर आगे बढ़ना। हमेशा सकारात्मक सोच रखना और अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए गहरा समर्पण रखना। बहुत सही कहा। जाते जाते डॉक्टर कलाम का एक और विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं, जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। वो कहते थे, भगवान हमारे बनाने वाले ने हमारे मन और व्यक्तित्व में जबरदस्त ताकत और काबिलियत भरी है। प्रार्थना हमें इन ताकतों को जगाने और विकसित करने में मदद करती है। बहुत गहरी बात है। हाँ, सोचने वाली बात है कि हम अपने अंदर छुपी इस असीम क्षमता का, इस पोटेंशियल का कैसे बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की इस गहरी पड़ताल में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज का पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा और आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालेगा। कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। आपका समर्थन और प्रोत्साहन मुझे और मेरी टीम को ये शक्ति देता है कि हम प्रसिद्ध व्यक्तियों की कहानियां और मोटिवेशनल किताबों से जीवन बदल देने वाले विचार ढूंढकर उन्हें सरल और संक्षिप्त रूप में आप तक पहुंचा सकें, ताकि आप उन्हें अपने जीवन में अपनाकर सफलता और प्रेरणा की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। धन्यवाद।